हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो नवंबर एग्ज़ाम जो है वो बहुत पास है और इसीलिए मैं आपको जीएसटी के क्विक रिविजन्स देने वाली हूँ। ये क्विक रिवीजन जो है वो इस पर बेस्ड होंगे कि जो टॉपिक मोस्टली आप लोग नहीं देखते हो या आप इग्नोर करते हो, बिकॉज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी, इन्हें तो आप बहुत अच्छे से रट लेते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी चैप्टर्स है जिनको आप नहीं करते हो या फिर एट द एंड मोमेंट पे जाके देखते हो या एग्जाम से एक दिन पहले भी उनको रिवाइज नहीं कर पाते हो। और ट्रस्ट मी, ये सारे जो चैप्टर्स है ये बहुत ही छोटा छोटा, मतलब मिनिमम इनसे पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए इजीएस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और 5 मार्क्स को अगर आपको कवर करना है तो आपको अपना 15 से 20 मिनट जो है वो इस वीडियो के लिए देना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू कवर योर 5 मार्क्स। बहुत बेसिक आता है, लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी ताकि 5 आउट ऑफ 5 लेकर आए। क्योंकि क्या होता है, हमको लगता है कि जो वर्क वाला क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग लिख देंगे नहीं। द करेक्ट आंसर जो आप लिखेंगे वही सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो मोस्टली जॉब वर्क क्या होता है उससे शुरू करते हैं। देखिए, जॉब वर्क का सिंपल सा मतलब होता है कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक बोतल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ। क्या हूँ? बोतल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैं क्या करती हूँ? बोतल को मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, लेकिन जो बोतल्स पर पेंटिंग होता है, जो बोतल्स पर डिजाइन क्रिएटेड होती है, वो हमारी कंपनी जो है वो नहीं करती है। तो क्या किया जाए? हमने उस पेंटिंग के काम को आउटसोर्स कर दिया किसी दूसरी कंपनी को। इसे कहते हैं जॉब वर्क। जॉब वर्क का मतलब है कि अब वो दूसरी कंपनी हमारी बोतल्स पर पेंटिंग करके हमको देगी। दो कंडीशंस हो सकती है सिचुएशन को एनालाइज करना। आई थिंक ऑल विल बी इजी फॉर यू इफ यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। द फर्स्ट वन सिचुएशन इट कैन बी कि वो जो है जॉब वर्क जो है वो अपनी जॉब वर्क की सर्विस प्रोवाइड करने के बाद गुड्स आपके शॉप तक या आपकी ऑर्गेनाइजेशन तक क्या कर दे? पहुंचा दे। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि कई बार जॉब वर्क के यही से ही गुड्स की डिलीवरी हो जाए। दोनों ही केस पॉसिबल है। समटाइम क्या होता है कि अगर जॉब वर्क जो होता है वो किसी दूसरी सिटी में या किसी दूसरे स्टेट में होता है, इन दैट केस अगर उस पर्टिकुलर सिटी उस पर्टिकुलर स्टेट में माल चाहिए होगा तो हम अपनी सिटी और अपने स्टेट में मंगवा कर वापस से नहीं भेजेंगे, डबल ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस नहीं करेंगे। तो जो भी बिजनेस के लिए सबसे सूटेबल कन्वीनियंस वे होता है, हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर होते हैं उसी को प्रीफर करते हैं। अब समझिएगा, इन्होंने कहा है कि जॉब वर्क के केस में जीएसटी की आईटीसी किसे रिसीव होगी। बिकॉज होता ऐसा है कि अगर मैंने बोतल को प्रिंट करवाने के लिए किसी जॉब वर्कर को यहाँ भेज दिया है तो क्या मैं आईटीसी ले सकता हूँ? इसी चीज को लेकर इन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि यू कैन टेक आईटीसी पर सम कंडीशन के साथ। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने किसी से गुड्स परचेज किया, मैंने प्लास्टिक किसी से परचेज किया और उस प्लास्टिक से क्या किया? बोतल्स बनाई। तो बोतल्स तो मैंने बनाई है और जो प्लास्टिक मैंने परचेज किया है, क्या मुझे उसका आईटीसी मिलना चाहिए या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, मिलना चाहिए। परचेज का तो आईटीसी यानी कि इनपुट हम लेंगे। अब हुआ ये कि हमने उसे जॉब वर्क के लिए थर्ड पार्टी को भेज दिया। तो जीएसटी का प्रोविजन ये कहता है कि मेनली आप परचेज और सेल के केस होते हैं जिसमें आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई लगता है। अब यहाँ जब एक नया केस आ गया तो नए रेगुलेशंस और रूल्स आ गए। अब इन्होंने ये कहा कि जॉब वर्क की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो जाती है कि ट्रीटमेंट और प्रोसेस करना, मतलब ओनरशिप हैंडओवर नहीं कर देते हो। आप जॉब वर्कर को ये नहीं बोल देते हो कि ये बोतल जो है वो अब तुम्हारी हो गई। इट डजंट मीन, इट्स मीन कि हम सिर्फ उसे उस गुड्स पर कोई भी प्रोसेस, कोई भी ट्रीटमेंट करने को दे रहे हैं। दैट इज नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, जॉब वर्क जो होता है वो सप्लाई ऑफ सर्विस का भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स का भी हो सकता है ना। जनरली मेनली वो क्या करते हैं, अपने गुड्स का पोर्शन यूज करके आपको सर्विस दे रहे होते हैं। नाउ दिस इज अ प्रोविजन अंडर सेक्शन 143। द फर्स्ट थिंग इज, जो यानी कि मैं, जो मेरी बोतल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं प्रिंसिपल हूँ। और प्रिंसिपल जब
अपने गुड्स को सेंड करता है जॉब वर्कर को, तो प्रिंसिपल जब गुड्स सेंड करता है विदाउट अ पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकता है। देखो होता क्या है, जनरली जीएसटी कहता है कि जब गुड्स का मूवमेंट होता है तो जीएसटी आपको एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। और जब आप गुड्स को लेकर जा रहे हो तो आपको ई वे बिल भी बनाना पड़ता है, आपके पास टैक्स इनवॉइस भी होनी चाहिए, वोट एवर। लेकिन इन केस ऑफ अ जॉब वर्कर आप टैक्स इनवॉइस कैसे बना सकते हो, क्योंकि आप तो कोई गुड्स सेल कर ही नहीं रहे हो। तो ये कहते हैं कि अगर जॉब वर्कर का केस है तो आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जो है या विदाउट टैक्स इनवॉइस जो है वो क्या कर सकते हो, गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर इसे समझना, अगर मैं इस तरीके से इस गाड़ी को यहाँ प्रिंसिपल के प्रीमाइसेस से जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे ले जा रही हूँ, तो मेरे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। द फर्स्ट वन यू नीड रिक्वायर टू मैंडेटरी ई वे बिल, और द सेकंड वन इज अ डिलीवरी चालान। क्या चाहिए आपको, ई वे बिल और डिलीवरी चालान, ठीक है। नाउ अगर आपने, मेरी बात समझना, ये कंडीशन एप्लीकेबल है अगर आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जॉब वर्कर के यहाँ गुड्स भेजा है, ठीक है। इन दैट केस ये मस्ट है कि आपको यानी कि प्रिंसिपल के यहाँ गुड्स रिटर्न हो जाने चाहिए विद इन अ 1 ईयर, और इन केस ऑफ अ कैपिटल गुड्स 3 ईयर्स। अगर वो मॉल्स डाइस और जिग्स एंड फिक्सचर्स और टूल्स है, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसके आने का वो आए ना आए चलेगा, लेकिन गुड्स मस्ट बी रिटर्न विद इन अ स्टेपुलेटेड टाइम लिमिट जो उन्होंने 1 साल दे रखा है, और कैपिटल गुड्स में 3 साल दे रखा है। ये टाइम कहाँ से काउंट किया जाता है, तो ये काउंट किया जाता है डेट ऑफ सेंडिंग ऑफ सच गुड्स टू द जॉब वर्कर, यानी कि जिस दिन जॉब वर्कर की यहाँ गुड्स सेंड हो जाते हैं, डेट ऑफ सेंडिंग सच गुड्स टू द जॉब वर्कर, वहां से हम लोग क्या करेंगे, उसका टाइम जो है वो काउंट करेंगे। देखो इसके बाद कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जॉब वर्कर जो है वो अपने गुड्स को किसी दूसरे जॉब वर्कर को क्लियर कर दे, मे बी कोई उस पर दूसरी प्रोसेस होनी हो। जॉब वर्कर जो है वो क्या कर सकता है, किसी और को भेज दे, या फिर वो गुड्स को डिस्पैच कर दे मतलब कि वो गुड्स को जो प्रिंसिपल का प्लेस ऑफ बिजनेस है ना वहां पर डिस्पैच कर दे। तीसरा हो सकता है कि जॉब वर्कर जो है वो सप्लाई कर दे अल्टीमेटली कस्टमर्स को। तो ये 3 केस हो सकते हैं, नो इशू। लेकिन विद इन अ 1 ईयर और 3 ईयर से जॉब वर्कर के यहाँ वो मूव हो चुका हो, वहां से मूव हो चुका हो। अब यहाँ ये कहा कि ये डायरेक्टली कहता है कि अगर गुड्स डायरेक्टली जो है वो जॉब वर्कर प्लेस से बिजनेस प्रीमाइसेस, सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम जॉब वर्कर प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रीमाइसेस, तो ऐसे में क्या होता है, यानी कि ऐसा पॉसिबल है कि एक प्रिंसिपल जो है जो गुड्स को जॉब वर्कर के यहाँ भेज रहा है वो जॉब वर्कर के यहाँ से ही डायरेक्ट सप्लाई या सेल कर दे। इट इज अ पॉसिबल। मैंने बोला ना कि बिजनेसमैन सबसे कन्वीनियंट रास्ता चूज करेगा, तो अगर उसको लगता है कि वहां से उसका पैसा बच रहा है तो वो क्या करेगा, सीधा ही जॉब वर्कर के प्लेस से सप्लाई कर देगा। लेकिन ऐसे केस में जीएसटी के अंदर आपको कुछ डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं, आपको ऐसे जॉब वर्कर के प्लेस को अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ता है अगर जॉब वर्कर का प्रीमाइसेस जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। और अगर जॉब वर्कर का प्रीमाइसेस जीएसटी में रजिस्टर है देन इट्स ऑप्शनल कि आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाते हो या नहीं। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग अकाउंट्स फॉर इनपुट्स और कैपिटल गुड्स। अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि उसे ये प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो प्रिंसिपल वुड बी लाइबल टू टैक्स अलोंग विद टैक्स एज एप्लीकेबल। तो प्रिंसिपल का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है जो भी उससे मेंटेन करने हैं वो करे। तो प्रोविजन को समराइज करके आपको मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ, मे बी इस बार आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए उस कंसेप्ट को लेकर। सबसे पहले ये देखिए, ये हियर इज अ प्रिंसिपल और हियर इज अ जॉब वर्कर। अभी क्या होगा, सबसे पहले जो गुड्स है प्रिंसिपल क्या करेगा, जॉब वर्कर को भेजेगा, ठीक है। गुड्स सेंड किया उसने, नो टैक्स विथ डिलीवरी चालान और ई वे बिल। जॉब वर्कर ने ये गुड्स प्रिंसिपल को सेंड किया आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ सम वर्क ऑन द पर्टिकुलर गुड्स। अब
उसका टाइम लिमिट है कि उसे 1 साल, 3 साल, कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल, और जब से उसे रिसीव हुआ था जॉब वर्कर को, वहां से काउंटिंग के साथ उसे टाइम लिमिट में रिटर्न कर देना है प्रिंसिपल को। अब देखना, जॉब वर्कर के पास 3 केसेस है, या तो वो यहाँ पे रिटर्न कर दे, दूसरा ये केस है कि प्रिंसिपल सप्लाइज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्रीमाइस से विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम, या तो वो एक्सपोर्ट कर दे या फिर वो विद इन इंडिया सप्लाई कर दे, तो प्रिंसिपल टू पे टैक्स होगा। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर प्रिंसिपल सप्लाईज जो है गुड्स डायरेक्टली क्या करते, जॉब वर्कर के प्रीमाइस से ही सेल करते। तीसरा हो सकता है डीम्ड एज सप्लाई बाय प्रिंसिपल, डेट ऑफ सप्लाई इज date on which goods were sent for job worker principal to pay tax along with interest। अभी ऐसे केस में क्या होता है, आपने गुड्स जो है वो रिटर्न ही नहीं किए और जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस पे ही पड़े हैं। होता है ना, अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैम ये 3 साल और 1 साल का टाइम लिमिट निकल गया, इन केस हम क्या करेंगे, तो इन दैट केस ये माना जाएगा, हमारी जीएसटी डिपार्टमेंट ये मान लेगी कि आप लोगों ने क्या किया, गुड्स का सप्लाई कर दिया, मतलब पहली ही तारीख को जब आपने गुड्स उन्हें भेजे थे तभी आपने गुड्स का सप्लाई कर दिया, आपने सिर्फ टैक्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, इसलिए आपको विद इंटरेस्ट के साथ क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट को। यहाँ पर इन्होंने कुछ समरी दे रखी है प्रोविजंस की, यू कैन रीड। मैंने आपको सारी बातें बता दी कि प्रिंसिपल कैन टेक क्रेडिट ऑफ गुड्स इनपुट्स और कैपिटल गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्कर। क्यों ले सकता है उसका रीजन भी बता दिया कि हम जो है वो ये मान के चलते हैं कि हम लोग उसे डिलीवरी चालान के थ्रू सप्लाई भेज रहे हैं और वो गुड्स हमें रिसीव हो जाएंगे। टाइम लिमिट आपको बता दिया, कहाँ ये फॉल नहीं करता है वो भी बता दिया। अभी देखना, जब क्या होता है, गुड्स सेंड होते हैं प्रिंसिपल को टू ओनली वन जॉब वर्कर, ऐसे केस में आपको बता दिया डिलीवरी चालान लगता है और ट्रिप्लीकेट कॉपी ऑफ डिलीवरी चालान एप्लीकेबल होती है, जिसमें से 2 कॉपीज ऑफ चालान में सेंड टू द जॉब वर्कर अलोंग विथ द गुड्स, और 1 जो होती है वो प्रिंसिपल के पास ही रहती है। ईवे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, यस, इरेस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू आपको ईवे बिल जो है वो जनरेट करना पड़ेगा। आपको ये इंटीमेशन जो है वो कहाँ सबमिट करना पड़ेगा, जीएसटी आईटीसी 04 में आपको इसे सबमिट करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ये कहता है कि बोथ द प्रिंसिपल और जॉब वर्कर आर लोकेटेड इन द सेम स्टेट। तो जो लिमिट होती है, देखो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट एप्लीकेबल होगी ना, वही जॉब वर्कर के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। तो जो 20 लाख का और 10 लाख का लिमिट है वो रजिस्ट्रेशन वाला एज इट इज रहेगा, वो पोर्शन इन्होंने कहीं पर भी टच नहीं किया है। और अगर सप्लाई ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप के बारे में बात करें, अगर जॉब वर्क के केस में क्या होता है, कोई भी वेस्ट और स्क्रैप जो होता है जनरेटेड होता है ड्यूरिंग एनी जॉब वर्क, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो कि जॉब वर्कर डायरेक्टली फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स उसे स्क्रैप को क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकता है। इन सब जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड और बाय द प्रिंसिपल इफ द जॉब वर्कर इज नॉट रजिस्टर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वेस्ट और स्क्रैप की सप्लाई करते हो और उससे कुछ पैसा बनता है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, इन दैट केस क्या होगा, अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर तो प्रिंसिपल कर देगा। प्रिंसिपल की लायबिलिटी आती है कि वो जो है बिल को जीएसटी पोर्टल पर चढ़ा दे। अदरवाइज जो वर्कर रजिस्टर है तो जॉब वर्कर की लायबिलिटी है कि वो क्या करे, उस बिल को पोर्टल पे चढ़ा दे। अब समझिएगा ये कुछ क्वेश्चंस हैं। Under what circumstance can the principal directly supply goods from the premises of job worker without declaring the premises of job worker as his additional place of business? तो मैंने आपको बताया था कि अगर जॉब वर्कर खुद जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, इन दैट केस आपको क्यों दिखाना है उसे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस? क्लियर इट। What happens when the inputs or capital goods are not received back or supplied from the place of बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट? तो क्या होगा, कोई बात नहीं, अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई जो है अगर आप सप्लाई कर देते हो प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर से,
ठीक है। इन दैट केस क्या करेंगे, प्रिंसिपल जो होगा उसको कोई एक्स्ट्रा लाइबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि विद इन अ टाइम लिमिट में उसने सप्लाई कर दिया है। ठीक है। नाउ थर्ड, हु इज, अगर यहाँ पर हाँ द सेकंड वाले केस में ऐसा होता कि चलिए अभी तक गुड्स हमको रिसीव ही नहीं हुए और कहीं आगे सप्लाई भी नहीं हुए, इन दैट केस तो ऑब्वियस सी बात है विद इंटरेस्ट आपको टैक्स पे करना पड़ता। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर अकाउंट्स रिलेटेड टू जॉब वर्क, ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल। एनी इंजीनियर्स हैड अ मॉल डिलीवर डायरेक्टली, तो मैंने आपको बताया था कि मॉल्स, डाइज, जिग्स, फर्नीचर फिक्चर्स जो भी है, इन सारे के केस में हम लोगों को टाइम लिमिट नहीं देखना है, तो ये केस आप पढ़ लेना। सुदामा इंडस्ट्री लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक पाइप्स फॉर other supplies on job work basis. On 10th January, Plasto manufacturer registered in the state of Himachal Pradesh sent plastic worth 4 lakh and molds worth 50,000 free of cost. तो सुनिए, दिस फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉल्ड्स। तो मॉल्ड्स आप भेज रहे हो, उसके आने का कोई टाइम नहीं होगा। ठीक है, आप प्लास्टिक से भेज रहे हो, and also use his own material, a special types of laminations material. The pipe 1 lakh manufacturing raised the invoice 2 lakh and job work charges making a pipe return pipe deliver challan, and plaster manufactured 20th October in the same financial year. The same quality and quantity of plastic pipes was manufactured and made. The stamma is on raw material. तो मेरी बात सुनो, ये केस है जिसमें ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप अपने ओन मटेरियल से किसी पे काम कर रहे हो तो वो जॉब वर्क जो है, अगर आप अपना ही मटेरियल लेकर उसी से कुछ बना रहे हो तो इट इज नॉट अ जॉब वर्क, इट इज योर बिजनेस। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने प्लास्टिक लिया, बोतल बनाई और बेचा, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जो है वो किसी का बोतल लिया और उस पर कुछ काम किया, ठीक है ना, और वहां पर अगर उसको उसके गुड्स को सप्लाई करना है, उसके कुछ रिक्वायरमेंट है, वो पर्टिकुलर गुड्स को देना चाहता है और उस गुड्स के साथ आप काम करो, जस्ट फॉर एग्जांपल पेंटिंग कलर वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसे सर्विस दे रहे हैं, तो ये वाला वो कैसे। Now, the sixth question is Alok Private Limited register मैन्युफैक्चरर्स एंड स्टील कैबिनेट द 50 लाख अंडर द डिलीवरी चालान। तो आप डिलीवरी चालान के थ्रू ही बेचते हो। रजिस्टर जॉब वर्कर फॉर जॉब 20 द जॉब स्कोप ऑफ द जॉब वर्कर इंक्लूडिंग द स्टील एंड मेटल्स दैट इज। So I think the two is last practical based on, but not much difficult that you can handle it. That what would be your answer if the place of supply of capital goods, jigs and fixtures are subject to। तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए टाइम लिमिट नहीं है, तो इजीली आप यू कैन एनालाइज दे। ओके, so this is a mainly job work. My main motto is to analyze the job work chapters in a very basic or simple manner, that is